बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स, जो हमारा ही दूसरा प्लेटफॉर्म है, जाकर उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई डॉक्यूमेंट्री सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, लोगों को किस तरह लूटा गया, ये ऐप्स कौन सी हैं और आपने किस तरह होशियार रहना है, एक डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है, जाकर इसे ज़रूर देखिएगा। और अगर नोटिफिकेशंस आपको वीडियोस के नहीं मिल रहे तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मौजूद है। और तमाम वीडियोस के लिंक हम यहाँ पे रेगुलर अपडेट करते हैं, तो अगर नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, आप जाकर इसे चेक करें। तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। व्यूअर्स, 4 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। इमरान खान की 7 केसेस में जमानत, अदालत के अंदर क्या हुआ ये आपको बताएंगे। और फिर फाइलें गायब हो गई हैं, ये फाइलें किसने गायब की और किस केस की ये फाइलें हैं। और फिर अलीमा खान का धरना और उन्होंने रियासत को क्या पैगाम दिया। और फिर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को डील करने के लिए एक नई मुहिम चलाई जा रही है। ये मुहिम क्या है, इसे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर ज़लज़ले से तबाही है, 800 अफराद के जहाँ बाक होने की इतलात हैं। और फिर आर्मी हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया जी। और इसके साथ साथ सलाबी कैंप्स के ऊपर इस वक्त कब्जा किया जा रहा है। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान की 7 मुकदमात में जमानत की दरखास्त बगैर किसी कार्रवाई के 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं जी अमजद अली शाह साहब, उन्होंने शॉर्ट लीव पर होने की वजह से ये दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। और ये भी बताया जाता है कि जो खान साहब की दरखास्त थी तिब्बी मुआयने की, इसे भी 9 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। तो जो अर्जेंट बेसिस पे दरखास्त जिसकी सुनवाई होनी चाहिए, जिसे मुकर्रर किया जाना चाहिए, वो है आपकी ज़मानत और फिर तिब्बी मुआयने की। दोनों दरखास्तों को एक तरह से दाखिल दफ्तर कर दिया गया है। और ये पूरा का पूरा जो अदालती आपने एक सिस्टम अदालत पाकिस्तान में जो जडियाला में कायम की है, इसे इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। और पाकिस्तान की हुकूमत और इनकी बका इसमें है कि जितनी देर तक ये केसेस अदालतों में, अडाला की अदालतों में चलेंगे, उतनी देर इस निज़ाम के चलने की ये ज़मानत है। ख़ुद तो ये चलेंगे, लेकिन निज़ाम चलेगा या नहीं चलेगा, इसका फ़ैसला पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को भी किया। और जो रिपोर्ट्स इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों से आ रही हैं, जहाँ पर लोगों के साथ जो सलूक किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से, और एक बेहिसी का आलम है। और जो लोग इस वक्त लोगों की मदद कर रहे हैं, जो NGOs आगे आकर मदद कर रही हैं, उन्हें भी पाकिस्तान की हुकूमत जो है उनके कैंप्स को इस वक्त उखाड़ रही है पंजाब पुलिस की मदद से। व्यूअर्स, पाकिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों में जो नुमाइंदे थे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के, वो भी चीख चीख कर गला फाड़ कर ये कहते रहे कि इमरान खान माफ़ी मांगे अगर उन्होंने बात करनी है और निज़ाम ने आगे चलना है और वो समझते हैं कि उनसे गलती होगी तो आप माफ़ी मांग लें। इमरान खान ने इनकार कर दिया। फिर कुछ लोग ऐसे थे, सियासतदान, जो असल में तो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, उन्होंने भी यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान माफ़ी मांगे। फिर अल्फाज क्या थे कि अदालत में कह दें, हल्का सा पार्लिमान के अंदर कोई लब कुशाई करें, ये तमाम अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इमरान खान ने फिर इनकार कर दिया। फिर डॉक्टर्स, फिर आपके पास पाकिस्तान के खैर खाहों का ग्रुप, और फिर कुछ सहाफ़ी जिन्होंने मुतालबा किया कि इमरान खान अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। मामला सिर्फ एक माफ़ी पर आकर रुक गया। तो इमरान खान ने इसका भरपूर जवाब दिया कि माफ़ी वो लोग मांगे जिन्होंने 9 मई की फुटेज को गायब किया और दिखाया जाए कि हमारी जमात या मैं इसमें मुलव्विस था। तो बड़ी ख्वाहिश है, बड़ा ज़ोर लग रहा है कि अगर इमरान खान माफ़ी मांग लें तो हम उन्हें रिहा कर देंगे। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को और पाकिस्तान की आवाम को ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है कि अगर माफ़ी मांग ली गई तो सब कुछ अच्छा होगा, क्या वाकई चीज़ें इतनी सादा हैं? दोस्तों, आपने एक बात याद रखनी है कि जो पेज इस वक्त हुकूमत का और जो मरी की मुलाकात थी, इसके बाद जो हालात बन रहे हैं और जो खबरें इनके ड्राइंग रूम से बाहर आ रही हैं, और जिस तरह से डील को रिन्यू कर लिया गया इमरान खान से, ये माफ़ी मंगवा कर इस माफ़ी को पॉलिटिकल बयानिए को बनाने में इस्तेमाल करेंगे। और वो सियासी जमातें जिनका सब कुछ इस सैलाब में बह गया, वो सियासी जमातें जिनका 8 फरवरी के इनकलाब में सब कुछ तबाह व बर्बाद हो गया, वो इस वक्त पॉलिटिकल बयानी की तलाश में है, एक पॉलिटिकल पॉपुलर ओपिनियन, एक पॉपुलर सपोर्ट की तलाश में है। और वो इस माफ़ी की बुनियाद पर हासिल किया जा सकता है। क्या गारंटी है कि खान साहब
اس نظام کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے کہ ٹھیک ہے میں باہر تو آؤں نا، پھر بعد میں باقی معاملہ دیکھیں گے، ہم ان سے معافی مانگ لیتے ہیں. تو سر کیا گارنٹی ہے کہ ایک معافی کے بعد عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا؟ انہوں نے اس معافی کو، یعنی ایک ٹریپ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ اس ٹریپ میں عمران خان کو لا کر پھنسانا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان اس ٹریپ میں نہیں آئیں گے. اسی لیے انہیں یہ بات معلوم ہے کہ ادھر سے ایک ایسی معافی، وہ گناہ، وہ جرم جو ہم نے کیا ہی نہیں، اس کی معافی مانگ کر ایک تو پاکستان کی عوام بھی سوچے گی نا کہ خان صاحب 2 سال سے ڈٹے ہوئے تھے تو آخرکار ایسا کیا ہوا. تو یہ عمران خان کی سوچ کو، عمران خان کے شعور کو جو پاکستان کی عوام کو دیا، اسے مٹانا چاہتے ہیں. اور یہ ایک ٹریپ ہے جس میں عمران خان نہیں آ رہا اور دوسری طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں. اگر آپ نے غلطی کی، آپ نے جرم کیا، پاکستان کا عدالتی نظام موجود ہے، تو نظام کے پیرالل ایک نظام جب آپ سے یہ سوال کرے کہ معافی مانگو، تو سر یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ بادشاہی نظام ہے جہاں پر جس کا دل چاہتا ہے آپ اپنی خواہش کے مطابق اسے تختہ دار پر لٹکا دیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھیں اور جو آپ کے دل میں چاہے آپ کریں. آج تو جی پاکستان میں اب تو کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ مریم نواز کے بینرز کو سیدھا کرتے ہوئے نظر آئے، لگاتے ہوئے نظر آئے. تو آج اب حالات دیکھ لیں. جو نواز شریف اور باقی لوگ یہ کہتے تھے نا کہ ہم نے اس فوج کو پنجاب پولیس بنا کر چھوڑنا ہے، ان کے خاندان کے لوگوں نے یہ باتیں کہی اور ٹیلی ویژن چینلز میں آج سے ٹھیک 8-10 برس پہلے یہ میٹنگز کے اندر چیزیں ڈسکس ہوتی تھی کہ کس طرح پنجاب پولیس اور پرائیویٹ فورس جو ہے وہ آپ کی فوج بن جائے. جو کردار پنجاب پولیس کر رہی ہے ان سے بھی وہی کام لیا جائے. تو آج جب یہ مناظر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ تو نہیں آپ دکھا سکتے obviously، لیکن سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جہاں پر ہمارے کچھ فوجی بھائی مریم نواز کے بینر کو اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ویورز، میں آپ کو یہ خبر دے دوں، علیمہ خان کی آج گفتگو بہت ہی امپورٹنٹ تھی اور فائلیں غائب ہو گئی ہیں. یہ فائلیں کیسے غائب ہوئی؟ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ شیر شاہ کی درخواست ضمانت پر سماعت میں ڈی ایس پی جاوید نے کہا کہ میرے پاس فائل نہیں ہے، ہائی کورٹ گئی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہوا کہ پنجاب پولیس کو آرڈر ہے کہ فائل پیش نہ کرو تاکہ ضمانت نہ ہو سکے. کل شیر شاہ کی ضمانت کے سماعت پر فیملی موجود ہوگی، تاہم ہم بہنیں اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات کے لیے جا رہی ہیں. توشہ خانہ 2 کی سماعت اس لیے ملتوی کی جا رہی ہے تاکہ بہنوں کی عمران خان سے ملاقات نہ ہو. دیکھیں اس سے پہلے بھی 9 مئی کے اندر ایک صاحب فائل پوری ریکارڈ اپنے انہوں نے قبضے میں کیا اور وہ فیصل آباد چلے گئے. اب یہاں پر بھی یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ ٹیکنیکل جج اگر چاہتا تو کہہ سکتا تھا نا کہ جناب بلائیں فائل اور لے کر آئیں اور بلائیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ فائلیں جو ہیں وہ غائب کر دی. تو یہ فائلیں غائب کرنے کے ہی مترادف ہے کہ نہ فائلیں ریکارڈ پر، عدالت کے ریکارڈ پر پیش کی جائیں گی اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی فیصلہ جو ہوگا. ان کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو کیس ہم نے شیر شاہ یا باقی لوگوں کے خلاف بنائے 27 ماہ کے بعد کوئی ایسی گراؤنڈ نہیں ہے کہ آپ ان کو جیل میں رکھ سکیں اور عدالت کو انہیں رہا کرنا ہی پڑے گا. اسی لیے اب یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اس کیس کو لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں. ویورز، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ہائی اسپرٹس کی بات کی جا رہی ہے، علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ عمران خان ہائی اسپرٹس میں تھے، عمران خان مکمل فٹ تھے. میری بہن عظمیٰ چونکہ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے خان سے آنکھ کا پوچھا تو خان نے کہا کہ معمولی سا مسئلہ تھا، چونکہ پوری قوم کی امید خان ہے اس لیے ہم نے ذاتی معالجین سے چیک کہا. تاہم جیلر نے لمبی چوڑی وضاحت جاری کی جس میں یقین نہیں ہے. پتلون اٹھانے پر نورین نیازی کے بیٹے حسان نیازی کو 10 سال سزا دی گئی. کیا 10 سال کی سزا ان کاموں کے لیے ہے؟ ہم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر یہ جدوجہد کریں گے. کل ہمیں عمران خان سے اگر ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر ہم نے اڈیالہ کے باہر دھرنا دے دینا ہے. میرے بیٹے شیر شاہ کی کل اور شاریز کی ضمانت پرسوں لگی ہوئی ہے. اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ جی مالک ہے اور وہ ذات دیکھ رہی ہے کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ناحق لوگوں کو گرفتار کر کے جھوٹی سزائیں جو ہے وہ دی جا رہی ہیں صرف کچھ لوگوں کے کلیجے میں ٹھنڈ ڈالنے کے لیے اور علیمہ خان کو کمپرومائز کرنے کے لیے کہ وہ خاموش ہو جائیں. لیکن علیمہ خان خاموش نہیں ہو رہی. نورین خان نیازی کا ملٹری قیدیوں کو سزاؤں کی اپیلیں اور ضمانت کا حق نہ ملنے پر مہم چلانے کا اعلان، کیونکہ پتہ ہی چل رہا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان نے جب ملٹری کورٹس کو جائز قرار دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے اس حوالے سے قانون سازی کرے، چونکہ ان سزاؤں کے حوالے سے کسی لیول پر بھی اپیل کا حق اور کتنے دنوں میں اپیل ہوگی. تو ابھی تک اپیلیں اور اپیل کا جو پروسیس ہے اس سے متعلق قانون سازی نہیں کی جا سکی. اور آپ نے سڑک سے کسی کو بھی اٹھایا، آپ اس کو ملٹری کورٹ میں لے کر جائیں، اس پر کیس چلائیں اور پھر مارشل اثر. اور کیا ہوتا ہے؟ یہ مارشل ہے نا کہ کسی کا دل چاہتا ہے کسی کو کوڑوں کی سزا دے دی جائے، کسی کا اگر دل چاہے گا تو اسے 10 سال کی سزا. ان کا بس چلتا نا تو ساری عمر قید کی سزا دیتے
हसान नियाजी को, और माशाल्लाह ऐसा ही होता है, इसी तरह लोगों को सजाएं जो है वो दी जाती हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब तो खैर ये लतीफ़ा ही लगता है, चूँकि इन्होंने जितनी दफ़ा इस्तीफ़े देने की बात की है, लोग इनको संजीदा नहीं लेते बतौर लीडर या बतौर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने कुछ बातें कही, वही कहते हैं कि आईनी बेंच का फौजी ट्रायल के हवाले से फैसला स्याह था। इस स्याह फैसले में भी आईनी बेंच ने हुकूमत को 45 दिन में अपील का हक देने के लिए कानून साजी का कहा, लेकिन आज 3 माह हो गए। तो बुलाए ना वो जो अमीन साहब हैं गालमन, जो आईनी बेंच के जज हैं, बाकी लोग, उन्होंने क्यों अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवाया? अगर आपने मिलिट्री कोर्ट्स बना दी और उनको जायज़ करार दे दिया और किसी भी आम शहरी को आप उठाकर लेकर जाएंगे, ठीक है, आपने एक ऐसा स्याह फैसला दिया जिसके ऊपर तारीख आपको जज करेगी आपकी इस जजमेंट को, लेकिन जो फैसले में लिखा गया कि आपने 45 दिन में कानून साजी और अपील का हक, उस पर कानून साजी क्यों नहीं की गई? तो कोई बुलाकर पूछेगा, और जिन लोगों को सजा दी गई उनका अपील का हक नहीं है और ना ही वो अपील कर सकते हैं, क्योंकि निज़ाम का ये हुक्म है कि एक ऐसा कानून हो जिसे हम जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकें। अब तो वो इंसदाद दहशतगर्दी का भी कानून आ गया और उसमें भी लोगों को जो है वो उठाया जाएगा। सलमान अकरम राजा ये भी कहते हैं कि 3 माह हो गए, अभी तक हुकूमत टस से मस नहीं हुई। मिलिट्री ट्रायल पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। युगांडा में हुकूमत ने फौजी ट्रायल का हुक्म दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को मुअत्तल कर दिया। दुनिया पाकिस्तान को आइन की पामालियों वाला मुल्क समझती है। सेनेटर एजाज चौधरी आज भी सेनेटर हैं, हम उनकी नाअहली को तस्लीम नहीं करते, ये गलत फैसला था। आज आप दुनिया के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आप दुनिया के सरबराहान से मुलाकातें कर रहे हैं। अच्छा, जिन मुल्कों से ये जो शहबाज शरीफ साहब हंस के बातें कर रहे हैं ना, इनके अपने ममालिक के अंदर भी जमहूरियत नहीं है, और वहाँ भी फ़र्द वाहिद का आपको कानून नज़र आएगा। ज़बरदस्त किस्म की करप्शन के केसेस इन ममालिक के हवाले से हैं, तो इनकी ऐसे ममालिक के सरबराहान से क्यों बनती है? और आपको ये भी खबर दें कि गिलगित बल्तिस्तान से ये अफसोसनाक खबर है, जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है, और रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में चल्लास थोर के मकाम पर हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। गिलगित बल्तिस्तान में गिरने वाले आर्मी के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। पाकिस्तान आर्मी ने चल्लास में तबाह होने वाले MI-17 हेलीकॉप्टर में शहीद होने वाले 5 ऑफिसर्स की तस्दीक की। हादसे में जहां बहक होने वालों में कमांड पायलट मेजर आतिफ, दूसरे पायलट मेजर फैसल, फ्लाइट इंजीनियर नायब सूबेदार और हाफिज जहांगीर और नाइक अमीर इसके अंदर शामिल। अल्लाह ताला जी इनके दर्जात बुलंद करे। और ये भी बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियत पर प्रवास पर था और ढक दास छावनी से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर हडूर गांव के करीब ये गिरकर तबाह हुआ। ऑब्वियसली एक ख़ानदान के लिए एक मुश्किल टाइम होगा, और मैंने इन इलाकों में व्यूअर्स 2015 के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा सफ़र किया हेलीकॉप्टर, और फिर उसके साथ साथ जो अताबाद झील बनी, तो 3 से 4 माह हमने वहाँ पर गुजारे। तो बहुत सारी जो हेलीकॉप्टर्स हैं आर्मी के, वो इस्तेमाल किए जाते हैं रिलीफ एक्टिविटीज़ के अंदर, और अगर आप इन जवानों के साथ वक्त गुजारें तो आपको पता लगेगा कि इनके कितने हौसले बुलंद हैं और वो कितने प्रोफेशनल्स होते हैं। आप में से बाज़ लोगों को शायद ये बात पसंद ना आए, लेकिन मैं उस फौजी की बात कर रहा हूँ जो सरहद पे खड़ा होकर अपनी जान हथेली पे रखकर पाकिस्तान की बॉर्डर की हिफाजत कर रहा है, और फिर वो जवान हमारे जो इस तरह के हादसात में अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो जो ये काम कर रहे हैं ना इन इलाकों के अंदर, और जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी को और रिलीफ एक्टिविटीज़, जो सैलाब की सिचुएशन है वहाँ पर जो इनका किरदार है, आप इसे फरामोश किसी सूरत में नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला इन तमाम 5 जो हमारे भाई शहीद हो गए, अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद करे। फिर मैं आपको ये भी खबर दे दूँ जो इस वक्त दरियाओं की सूरत हाल है। सतलुज, रावी और चनाब ने बहावलनगर, साहिवाल, चीचा वतनी, कमालिया और पीर महल, चश्तियाँ, झंग, तलम्बा के इलाकों में शदीद तबाही मचाई है। जो इलाके 2008 में सैलाब से बच गए थे, इस दफ़ा वो भी ज़ेर आब आ गए। और दूसरी जानिब सतलुज में मज़ीद पानी छोड़े जाने के हवाले से भारत ने आज ऑफिशियली पाकिस्तान को आगाह कर दिया। तो सर, हालात अच्छे नहीं हैं। एक ऐसी आफत जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत जो है वो सियासत कर रही है, और इनका ये ख्याल है कि शायद ये अपने आप को रिलेट कर सकेंगे पाकिस्तान की आवाम के साथ, उनके साथ बैठकर खाना खाकर, उनके अमरूद ख़रीद कर, और अपने जो बैनर्स हैं वो फौजी जवानों के से लगवा कर शायद ये अपने आप को रिलेट कर सकेंगे। तो ये इनकी खामख्याली है। आज जो कुछ हुआ, एक वीडियो वायरल हुई है जी मरीम की झंग से। मरीम नवाज झंग के फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन खवातीन से मिल रही हैं। पीछे से खातून की आवाज़ आती है कि कहती हैं बिरयानी, यानी बिरयानी के लिए लोग गए और उन्हें मरीम नवाज जो हैं
उनको ऑब्वियसली वो देखने के लिए नहीं गए थे। फिर सिक्योरिटी एहलकार, एक और वीडियो जिसमें सिक्योरिटी एहलकार खुद मरीम नवाज़ के फ्लेक्स लगा रहे हैं, जिसमें मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने आज इस फौज को पंजाब पुलिस आखिरकार बनाई दिया। यानी अब सियासतदानों के बैनर्स भी फौजी जवान लगाएंगे। आज 5 जवान आपके शहीद हुए, जो उनकी कुर्बानी है, हमने इस पर बात की। लेकिन भाईजान ये क्या है कि फौजी जवान मरीम नवाज़ के बैनर्स लगा रहे हैं, और किसके हुक्म से? ये नहीं हो सकता ना कि आपको किसी आपके अफसर ने ना कहा हो, आपके किसी अफसर ने कहा होगा, क्योंकि हमने तो यही सुना कि फ़ौज जो है वो बड़ी डिसिप्लिन इदारा है। तो किसी अफसर ने कहा होगा कि जाओ जाकर ये बैनर्स लगा कर आओ, तो वो बैनर्स लग रहे हैं और पूछने वाला कोई नहीं है कि जनाब ये आप जो एक पेज है जिसकी आप बात करते हैं, तो वो असल में वो क्या था, इन्होंने हमें करके दिखाया। कोई पूछे, कोई इसको एक्सप्लेनेशन इसकी दे या ना दे, लेकिन इन्होंने हमें करके दिखाया कि जनाब ये होता है वो एक पेज कि फ़ौजी जवान मरीम नवाज़ का बैनर जो है वो लगा रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दूँ, शेख वकास साहब का बयान, वही कहते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले ज़िला झंग में NA 109 मस्ती मोरवाली और चक कच्चा के दरमियान हमारे लोगों ने सैलाब ज़दगान के लिए मदद के लिए कैंप लगाया, तो पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए। आप ये वीडियो देख रहे होंगे, साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस भी आज चल सकें। आज हमारा एडिटर नहीं है और अक्सर मुझे कुछ वीडियोस आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन मेरी खुद कोशिश होती है कि मैं वीडियोस को एडिट करके लगाऊं। आप देख सकते हैं कि वीडियो के अंदर पुलिस वाले आए और उन्होंने वो कैंप जो है वो उखाड़ दिया और ज़बरदस्ती कैंप उखाड़ने लगी, क्योंकि इस पर बैनर्स लिखे हुए थे जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र था। इन्होंने क्या किया कि रिलीफ एक्टिविटी ओनली मरियम, और मरियम की टीम के लोग जो हैं लोगों को खाना पहुंचाएंगे, उनके लिए काम करेंगे, लेकिन अगर बाकी कोई अपने इलाके में अपने लोगों के साथ जो इज़हार हमदर्दी या फिर इंसानियत के नाते खड़ा हो रहा है, तो उनके कैंप्स को उखाड़ा जा रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मरीम नवाज़ आ रही हैं, आप यहाँ से या इसकी तस्वीर लगाएं या कैंप यहाँ से हटाएं। हमारे नौजवान वहाँ डट गए, उन्होंने इनकार कर दिया। बेहयाई की हद ये है कि खातून वज़ीर-ए-आला को खुश करने के लिए इमदादी कैंप उखाड़े जा रहे हैं। मैं झंग इंतज़ामिया को कहूँगा कि इस तरह की बेहुदा हरकत मत करें। हम सैलाब ज़दगान की मदद के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, इससे ज़्यादा हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। इनको लगता ये है कि शायद यहाँ पे कोई जलसा हो जाएगा और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस तरह से तंग कर रहे हैं। फिर एक और उन्होंने बात बताई है जी कि 8-10 के करीब कश्तियाँ, 850 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, 1200 अफराद का मेडिकल चेकअप फ्री किया गया और अब जानवरों के लिए चारा खरीद कर उनको दिया गया। सबसे बड़ा मसला थी लोगों की भूख ऑब्वियसली, और फिर रात कहाँ गुजारें, फिर जानो माल की हिफाजत। इसके साथ साथ जो जानवर हैं ना, आप उन्हें छोड़ नहीं सकते, वो भी आपके साथ हैं, और उनके लिए जो चारा है उसका एक्सेस नामुमकिन हो गया। और वहाँ पर जो कल मैंने आपको वीडियो दिखाई थी जिसमें एक खातून और वहाँ पे जो अमला खड़ा है वो कहता है जी कि आप पहले लिस्टें चेक करें, फिर ट्राली आएगी, फिर लिस्टें चेक होंगी और फिर जो है वो जानवरों को चारा जो है वो दिया जाएगा। वैसे एक और इसी हवाले से शेख साहब ने ये भी बताया कि जो कैंप की वहाँ पे लोग खड़े थे उनको ये कहा गया जी कि तुसी आज कैंप में इत्थों हटा लो और कल आप दोबारा से कैंप लगा लीजिएगा, लेकिन आज आप यहाँ से चले जाएं। तो ये जुल्म आपको पंजाब में होता हुआ नजर आ रहा है। एक तो पहले ही वो पानी ने कुछ नहीं छोड़ा और दूसरी तरफ जो है वो इस किस्म की पाबंदियां जो हैं वो लगाई जा रही हैं। मैं भी आपको ये खबर भी दूं कि जिस शख्स ने कुछ दिन पहले आजम नज़ीर तारिक साहब के हवाले से एक वीडियो बनाई, अब पता ही चल रहा है जी कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और ख़बर के मुताबिक आजम नज़ीर तारिक और साया तारिक के सैलाब ज़दगान कैंप के दौरे के मौके पर सरकारी अमले ने भैंसों का चारा वंडा किसी दुकान से उठाकर कैंप में रखा। दौरा ख़त्म होते ही वो सब कुछ वापस कर दिया गया, जिस पर मैंने हुकाम को आगाह करने के लिए वीडियो बनाई कि अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई थी, मेरे खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तो सर ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, क्योंकि जब आप एक मसनूई हुकूमत और एक आर्टिफिशियल निज़ाम खड़ा करते हैं ना, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस इसी तरह के होते हैं। आपको बच्चे चाहिए थे, आपने बच्चों को पकड़ पकड़ कर एक स्कूल में बंद किया, वहाँ पे तस्वीरें उनसे उतरवाई और आपका काम हो गया कि देखें सैलाब के दिनों में यहाँ पे आम स्कूलों को आपने वैसे छुट्टी दे दी, लेकिन मरीम के लिए स्पेशल स्कूल जो है वो कायम कर दिया जाता है। अब एक जो बच्चे हैं ना सैलाब से मुतासरा बच्चे, वो क्या कहते हैं, ज़बरदस्ती पुलिस वाले बाजू पकड़कर स्कूल में ले गए, कहा कि खाना मिलेगा। जब मरीम नवाज़ चली गई तो बगैर खाना दिया हमें वहाँ से भगा दिया गया। और यार बच्चे नालते कम अज़ कम ना करो ना, आपने मुल्क के साथ तो धोखा किया, अवाम के साथ धोखा किया, वोट के साथ धोखा किया, इस आइन के साथ धोखा किया, निज़ाम के साथ धोखा किया, सबके साथ धोखा। यार पाकिस्तान के बच्चों को तो आप बख्श दें। तो सियासतदान
اور ان کی جو پرائیویٹ فورسز ہیں وہ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہی ہیں۔ میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ افغانستان میں زلزلے کے جھٹکے اور اس نے بڑی تباہی مچائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں گزشتہ رات آنے والے زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر اب 800 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 2800 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ اور رپورٹ کے مطابق رات 11:47 پر یہ زلزلہ آیا، جس کی شدت 6.0 بتائی جاتی ہے، اور 20 منٹ کے بعد اسی صوبے میں 4.5 شدت کا مزید جو ایک جھٹکا محسوس کیا گیا، جس کے گہرائی جو ہے وہ 10 کلومیٹر تھی۔ یہ رپورٹ ہو رہا ہے افغانستان سے۔ اللہ تعالیٰ جی رحم کرے۔ اور پھر اس کے جو جھٹکے ہیں وہ اسلام آباد اور جو کے پی کے مختلف علاقے ہیں، پشاور، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ کے علاقے ہیں، بڑے شہر ہیں، یہاں پر بھی اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ آپ نے جا کر عرفان ہاشمی ٹاکس کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور یہاں پر اب ریگولر ویڈیوز جو ہیں وہ 1-2 دن کے وقفے سے آپ کو ملیں گی۔ ضرور جا کے چیک کیجئے گا ڈکی بھائی، سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی، انہوں نے کن ایپس کے ذریعے معصوم لوگوں کو گمراہ کیا اور کتنا نقصان ہوا۔ اس ڈاکومنٹری کو ضرور دیکھیے گا۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پیسہ انویسٹ کیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ پیسہ ڈبل ہو جائے گا۔ کسی نے 1 لاکھ روپیہ قرضہ اٹھا کر اس ایپ کے اندر انویسٹ کر دیا، کسی نے 2 لاکھ، کسی نے 50,000، کسی نے 25، جس کی جتنی حیثیت تھی اس لالچ میں۔ اچھا وہ تو ڈوبا ہی، اور پھر اس کے بعد اس کو ریکور کرنے کے لیے مزید انہوں نے قرضہ لیا۔ اب وہ 6-6، 7-7، 8-8 لاکھ روپے قرضے کے نیچے آ گئے۔ کراچی میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے میسج کر کے مجھے یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہو گیا۔ دیکھیں ایسی ایپس جو ہیں ویسی حرام ہیں، محنت پہ یقین رکھیں، تھوڑا کھا لیں، ستھرا اور حق حلال سے کمائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا رزق جو ہے اس میں اضافہ کرے گا۔ ان ایپس کے پیچھے کچھ نہیں پڑا ہوا، محنت کریں۔ اور وہ لوگ دیکھیں اس کا کیا گیا، سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی، اس نے تو بھجن جو کرنا تھا کر لیا۔ اب وہ کہتا جی کہ مجھے پتہ نہیں تھا پاکستان میں بہت ساری ایسی ایپس ہیں۔ اور بھائی کیسے نہیں پتہ تھا؟ آپ ایک کنٹری مینیجر تھے۔ آپ جا کر اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اب اس میں مزید ڈیولپمنٹس بھی ہوں گے، اس سے ڈیولپنگ سٹوری تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مزید گاہے بگاہے جو ہے اس کے اوپر رپورٹ جو ہے وہ کرتے رہیں، اپڈیٹ بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اور ویورز، جو اس کے بعد ہماری اگلی ویڈیو ہے وہ احرام مصر کے حوالے سے ہے، اسے بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ پیرامڈس کی حقیقت، اب تک کتنی تھیوریز ہیں، ایلینز نے اسے بنایا، اب تو خیر وہ جو واٹر شیفٹ اور ایک اور تھیوری آ گئی ہے، اس پر سائنسدان کیا کہتے ہیں۔ ایک بڑی کمپریہنسو ہم نے ڈاکومنٹری بنائی ہے ڈکی بھائی کے، فوری بات انشاءاللہ کل میں اسے بھی اپلوڈ کر دوں گا، وہ بھی آپ نے جا کر دیکھنا ہے۔ اور اس چینل کو عرفان ہاشمی ٹاکس کو ضرور آپ سبسکرائب کریں۔ یہ ایک نیک مقصد کے لیے بنایا گیا جی۔ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، اس کی جتنی انکم ہوگی، جو بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ سارے کا سارا ہم پاکستان میں بچوں کی تعلیم پر، سکل سیٹ کے اوپر خرچ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔